सोच रहा कितने अरब खरब है मेरे पास। दुनिया पैसे में तोलती ना कामयाबी। डेफिनेटली सर। पिताजी कहा करते थे तू कमाई कर रहा है, सर पे कर्जा नहीं है या जिंदगी जी रहा है तो तू कामयाब हो गया है। किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण होता है जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं और अपने पे ले लेते हैं कि ये मेरी वजह से। जिंदगी की हर तकलीफ एक फीमेल खुद सॉल्व कर सकती है, उसे कोई चाहिए कि उसकी बात सुने। कहीं ना कहीं घूम फिर के आपकी बीवी आपकी माँ का नाम ले लेगी, लेकिन अगर आपने अपनी बीवी के सामने उसकी माँ या बाप का नाम ले लिया तो भी आप ही गलत हो जाओगे। आदमियों का बेसिक नेचर है कि जब वो बहुत ज्यादा मोहब्बत में आ जाते हैं उनको थोड़ा सा सुकून चाहिए, एक स्पेस चाहिए कि मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ थोड़ा बात करूं, अपने आप को समझूं। उसी तरह जिस तरह औरत को चाहिए कि आदमी सुने, उस तरह मर्द को चाहिए कि वो सुकून से अलग से बैठे। ये है दो पर्सनैलिटी के ट्रेड जिस वजह से बेसिक हर रिलेशनशिप में झगड़ा होता है। माँ और बेटा या माँ और बेटी, जिधर माँ शब्द आ गया ना उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि माँ हर औरत बनती है। मोस्टली रिलेशनशिप्स में मैंने भी महसूस करा है, देखा है आस पास में काफी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मदर और वाइफ का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक होता है और उसमें कटता खरबूजा ही है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कोहली और ये है आपका अपना शो पॉडकास्ट विद अंकित कोहली। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट है जो एक लिरिसिस्ट भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, पोएट भी हैं और स्टेज परफॉर्मर भी हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान से आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपने सक्सेस को समझने से पहले अपना दुख, अपनी एंजाइटी, अपनी सारी चीज़ों से लड़े हैं और आज हमारे सामने हैं गुरप्रीत सिंह जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सर, अपनी स्टोरी के बारे में हमारे दोस्तों को कुछ बताएं कि कहाँ से आपका ये सक्सेस का मंत्र शुरू हुआ था। बहुत भारी इंट्रोडक्शन नहीं हो गया ये? मतलब मेरे तो कंधों में भार डल गया है। मतलब इतना जबरदस्त सक्सेस, मैं सोच रहा था कितने अरब खरब है मेरे पास। दुनिया पैसे में तोलती ना कामयाबी। डेफिनेटली सर। अब पिताजी कहा करते थे तू कमाई कर रहा है, सर पे कर्जा नहीं है और बढ़िया जिंदगी जी रहा है तो तू कामयाब हो गया है, बाकी जितना मर्जी कमा लो उसमें कुछ मतलब कटवत नहीं होता जा रहा उसमें। पर अगर आपने कहा है तो मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, थैंक यू सो मच। रही बात फेलियर की, तो फेलियर खासा जिंदगी में हर कोई देख ही लेता है। फेलियर, अब मैं कॉर्पोरेट में काम भी किया है तो उसको एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा कह देते हैं हम सॉफ्ट भाषा में। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कौन सा है? मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को ना अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है। हर नाकामयाबी इंसान को उसी के बारे में ज्यादा बताती है कि उसमें ये कमियां हैं। अगर आप जिस तरह भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मैं उस जोन में चला गया। वो जोन था जब 2011-12 का, जब मैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से गो थ्रू कर रहा था। अब अगर आप जानना चाहो कि वो क्या है तो डेफिनेटली सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है और आपने उससे कैसे लड़े। पहली बात तो पता ही नहीं था। मतलब 11-12 की बात है, बिकॉज मैंने एयरपोर्ट पे काम किया कुछ तकरीबन 10 साल के करीब। तो डिफरेंट इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ मैंने काम किया हुआ ऑलरेडी, चाहे एयर फ्रांस हो गई, लुफ्तांजा हो गई। तो 2011-12 के करीब एक तो डिप्रेशन का दौर था, जॉब्स जा रही थी एविएशन के, फिर कुछ मोहब्बत के दिल भी टूटे हुए थे, शायराना अंदाज था। हवा में मोहब्बत करते थे आप। बस वो एयरपोर्ट का माहौल ही ऐसा है सर। आप देखो, आप यहाँ से रात को निकलो तो सब सो रहे हैं, वहाँ नाइट ड्यूटी, वहां अंदर जाओ तो एयरपोर्ट की दुनिया ही अलग है। आप ऐसा लगता है कि इतनी रोशनी, कितने सूरज है वहां पर। सर, तो क्या जी एक एविएशन आपका कारण हो सकता है एंजाइटी का? नहीं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि एविएशन नहीं, किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण होता है जब आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं और अपने पे ले लेते हैं कि ये मेरी वजह से हो रहा है या मेरे में ये कमी है। आप जब सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं, अपनी वर्थ पे डाउट करते हैं, जब चीजें आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं जा रही है तो वो आपकी दिमाग की सोच का हिस्सा बन जाता है। अगर आपके साथ आज कुछ गलत हो जाए तो आप बोलोगे चलो कोई बात नहीं, हाउ। बट आप जब उस चीज पे सोचते रहोगे बार बार तो वो आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा बन गया। जब थॉट प्रोसेस का हिस्सा कोई चीज बन जाती है, वो माइंड में घूमती है, तो वो ऑब्वियस सी बात है माइंड के अंदर आपको ऐसे थॉट्स फेंकेगी जिससे आपकी बॉडी भी ड्रेन करेगी और आप अपने बारे में वर्थ कम रखेंगे। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो कलेक्टिवली दौर ऐसा था कि प्रोफेशनल लाइफ भी थोड़ी हिट कर रही थी, पर्सनल लाइफ भी चैलेंजेस में थी। तो उस दौरान मतलब मेरे को ये 6-7 महीने मेरे यहां दर्द शुरू हो गई थी, इस बैक साइड पे 6-7 महीने के लिए यहां पे दर्द शुरू हो गई थी। तो शुरुआत के 2-4 महीने तो मुझे पता ही नहीं था कि ये है क्या। अब पंजाबी फैमिली से आता हूं,
तो वहां तो अगर किसी को बोलो मम्मी सर में दर्द हो रहा है, बार गेड़ा मारे जा घूमे जाके, डिस्प्रिन खा ले, डिस्प्रिन खा ले तू। उनको पता ही नहीं है एंग्जाइटी डिसऑर्डर किस चिड़िया का नाम है ना, कोई बहुत पागल हो गया है। और आदमियों के साथ तो खासकर है ये। डेफिनेटली जो इस मेंटल प्रेशर से आदमी गुजरते हैं उसका तो चलो वो एक अलग टॉपिक है, कभी छेड़ोगे तो बताऊंगा। बट वो हुई चीज ऐसे, फिर मैं डॉक्टर के पास गया। सर कोई कारण नहीं होता डिप्रेशन का, कोई नहीं होता कारण। आप देखो, और मैं आपको बता दूं डिप्रेशन का ना, डिप्रेशन तो खैर बहुत बड़ा शब्द मैंने कह दिया, जो एंग्जाइटी है वो थोड़ा उससे कम है, बट उसके भी बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर वो लॉन्ग टर्म में बनी रहे तो आपको वो काफी ज्यादा डैमेज कर सकती है आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ पूरी हैम्पर हो जाती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, आप वो भी अपने खिलाफ लगते हैं। उसके लिए फिर जब मैंने मेडिकेशन ली, 6 महीने के लिए मेडिकेशन थी, 2011-12 की बात कर रहा हूं मैं। तो अब तो देखो, उस वक्त मैं किसी को बोलता अपने रिश्तेदारों में कि यार मैं दवाई खा रहा हूं, तो अच्छा दिमाग की दवाई खा रहा है, अच्छा अच्छा ये हिलिया है। एक वो स्टिग्मा है इस चीज को रिगार्डिंग। सर डिप्रेशन से हटके हम ये जानना चाहते हैं कि आप आगे आपकी लिरिसिस्ट की कहानी कहाँ से शुरू हुई? वहीं से शुरू हुई ना। हाँ, जब आप गम में होते हैं तो आप क्रिएटिव होते हैं। अच्छा, ये फैक्ट बात है। आप ओवर थिंक कर, राइटर क्या करता है? राइटर ओवर थिंक करता है। राइटर किसी भी, अब मैं किसी की खूबसूरती ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हाँ, वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गई। मेरी क्रिएटिविटी के फुहारे फूट गए दिमाग में। तो मैंने कहा क्यों ना इस दर्द को थोड़ा पिरो दिया जाए, अपने जो भी चैलेंजेस है लाइफ के उसको लिख दिया जाए। जब लिखना शुरू किया तो दर्द कम होने लग गया, इंटरेस्ट आ गया, किसी को सुनाया तो उसने तारीफ कर दी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। स्टेज पे चले गए तो फिर तो मालिक की कृपा से जिस स्टेज पे आते थे वहां ऊपर वाले के से डर के बोल रहा हूं आगे लगती थी। अच्छा खासा परफॉर्म किया, बड़े बड़े चैनल्स हैं जहां मैंने परफॉर्म किया है, यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं गोवा भी गया परफॉर्म करने के लिए, बिच पिलानी गोवा में है। अच्छा। उन लोगों ने वहां भी इनवाइट किया। फिर मैं इधर राजस्थान में अजमेर में परफॉर्म करके आया, और जम्मू में भी हमने 1-2 बार परफॉर्मेंसेस दी है। तो ये तो काम किया ही है। हम अपने दोस्तों को बताना चाहेंगे कि सर बेसिकली रिलेशनशिप्स और लेडीज और जेंट्स के रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। सर कुछ पंक्तियां हो जाएं या कुछ शब्द हो जाएं आपके द्वारा? शब्द बिल्कुल हो जाते हैं। मैं देखो ऐसा मैंने ना ठेका नहीं लिया हुआ, मैं बताऊं। मतलब मेरे को ना बड़ा डर सा लग रहा है अपनी ऑडियंस को, आप बता रहे हो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जो मुझ पे बीती है ना, मैं उस पे लिखता हूँ। वो किसी जिससे रिलेट हो जाएगी वो मेरे को समझेगा। डेफिनेटली सर, ठीक है ना? डेफिनेटली। और मैं हम ठेके की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठेका इसके 7 बजे के बाद शुरू होता है। अभी हम 7 बजे से पहले बैठे हुए हैं, 7 बजे के बाद ठेके की बात करते हैं दोस्तों। चलो तो गलत शब्द छोड़ दिया क्या मैंने? नहीं सर, डेफिनेटली आप बताइए। तो ऐसा है कि जब अपना ब्रेकअप हुआ, हाँ जी, तो ब्रेकअप के बाद देखो, एक तो ना रिश्ते में ये कहना बड़ा गलत है कि लड़का गलत है लड़की गलत है। कोई एक तो होता ही है। मैं लड़का हूं तो ऑब्वियसली बात है मुझे लगेगा कि सामने वाला फीमेल कंपेनियन, मुझे लगता है उसने गलती करी है। फिर जब उनको भी लगा उन्होंने गलती करी, उन्होंने चीज को एक्सेप्ट किया, तो फिर उन्होंने आके मुझे बोला। तो हमने बोला ठीक है तुम साइड हो जाओ, पहले हम इस पे कविता लिखेंगे। तो मैंने उस पे लिखी थी कि लड़की की साइड से, आज सोचती हूं गलती कर दी मैंने, आज सोचती हूं गलती कर दी मैंने, तुम्हें छोड़ने में बड़ी जल्दी कर दी मैंने। मोहब्बत तुम्हारी को बेकार कहती थी, अपने गुरूर के सर पे सवार रहती थी। तेरी मोहब्बत तेरी समझदारी जो रिश्ते में थी, अपनी ताकत मान लिया था। मैं तुझे झुकाने के लिए बेकरार रहती थी, पर आज सोचती हूं गलती कर दी मैंने, तुम्हें छोड़ने में बड़ी जल्दी कर दी मैंने। क्या बात है सर। और इसके आगे की 4 लाइनें कि क्यों मैं तुम्हारी हो नहीं पाई, जिस दिन जा रहे थे गले लग के रो नहीं पाई, किसी और की बाहों में भी खो नहीं पाई, कई रातों से जानू मैं सो नहीं पाई। आज सोचती हूँ गलती कर दी मैंने, तुम्हें छोड़ने में बड़ी जल्दी कर दी मैंने। तो ये उस दौर की बात है 11-12 की, आज तकरीबन 13 साल 12 साल पहले कि उस दौर एक 26 या 25 साल के लड़के का दिमाग क्या बोलता है, जो ऑलरेडी 10 साल काम कर चुका है एविएशन में। उसके बाद वो अपने लाइफ के इस डिप्रेशन या एंजाइटी के दौर में घुसता है। वो उसके लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज कैसे बनती है, फिर वो उठ के दोबारा स्टेज परफॉर्मर बन जाता है, और उसके अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रो करता रहता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आता है, उधर भी ग्रो कर रहा है और इधर भी ग्रो कर रहा है। बस ये मतलब मैं ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा ये शुरू से सजेशन रहा है रिलेशनशिप में
कि ना आदमी की साइकी और औरत की साइकी में फर्क होता है, फीमेल और मेंस की साइकी में फर्क होता है। कैसे कि जिस तरह अगर आपके पास मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ आपके पास अपना दुख बता रही है, फीमेल कंपेनियन है, आदमी का पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? इसने मुझे दुख बताया ना, तकलीफ है इसको, ये ले सोल्यूशन। आप नोट करना, आपके सोल्यूशन देने के बाद भी वो अपना दुख बताए जाएंगे और आप सोचोगे यार इसका प्रॉब्लम सॉल्व तो कर दिया मैंने, ये फिर भी अभी खुश क्यों नहीं हो रही है। साइकी ये है कि आदमी को ये आदत है बचपन से, उसके माइंड की साइकी है कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। लड़कियों को प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। आप सॉल्व करने की हिम्मत वो खुद रखती हैं। जिंदगी की हर तकलीफ एक फीमेल खुद सॉल्व कर सकती है, उसे कोई चाहिए कि उसकी बात सुने। जैसे ही आप उनकी बात सुन लेंगे वो अपने बॉटम से सीधा अपनी फीलिंग्स को एलिवेट करते हुए ऊपर आ जाएंगे। पर आदमी क्या करता है, वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है जब उसे लगता है यार मैंने सोल्यूशन भी दे दिया, क्योंकि वो अपने आप को ना एक अंदर एक इनबिल्ट साइकोलॉजी है बंदे के कि आई एम द सेवियर, आई एम मिस्टर फिक्स। सर बेसिकली क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तब वो एक अम्बाइकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है एक अपनी माँ के साथ। राइट राइट। और फिर वो माँ से अम्बाइकल कॉर्ड से कनेक्टेड होने के बाद इतने सालों तक माँ 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 करता है। राइट। उसके बाद ही गेट्स मैरिड समहाउ या ही गेट्स इनटू रिलेशनशिप। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मदर के अंदर भी आती है और वाइफ के अंदर भी आती है। मोस्टली रिलेशनशिप्स में मैंने भी महसूस करा है, देखा है आस पास में काफी लोगों के साथ कि ये प्रॉब्लम आती है कि मदर और वाइफ का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक होता है और उसमें कटता खरबूजा ही है सर। जिसकी आप बात कर रहे हो कटता उसमें खरबूजा ही है सर। देखो अभी अभी मैं आपको बता दूं ये क्या किया आपने, ये आपने अलग दरवाजा खोल दिया। मैं बात कर रहा था कपल की। हाँ, अभी आपने क्या किया, फिल्मों की तरह इसे ट्रायंगल का 3 लव स्टोरी बना सर दिया। ये बेसिकली क्या है ना कहीं घूम फिर के आपकी बीवी आपकी माँ का नाम ले लेगी। हाँ। लेकिन अगर आपने अपनी बीवी के सामने हाँ। उसकी माँ या बाप का नाम ले लिया तो भी आप ही गलत हो जाओगे। ये गलत बातें हो रही है। ये एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी का कड़वा सच है सर कि अगर आपकी बीवी आपकी माँ या बहन या बाप के बारे में कोई बोले तो आप घोट के पी जाओगे सर। कि यार मैं किसको जाके बाप को जाके बोलूंगा तो बाप बोलेगा, माँ को जाके बोलूंगा तो माँ बोलेगी, बहन को जाके बोलूंगा तो बहन बोलेगी। मैं इसको मैं आपका रिस्पॉन्ड आप रिलेशनशिप के बारे में मैं इस पे रिस्पॉन्ड करूं। हाँ डेफिनेटली। अभी इससे पहले वाले जो मैंने बात कही ना, वो ये थी कि उनको प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। हम मिस्टर फिक्स बन जाते हैं। ये आप देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना इस बात को लेके। इसका सेकंड पार्ट क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। आप नोट करना, आदमी जब बहुत ज्यादा अपने बीवी बच्चों से प्यार करता है, आप नोट करना एक टाइम आएगा, पता क्या बोलेगा, यार तुम खुश रहो मैं जरा बाहर जा रहा हूं। वो एक केव में जाता है। ये भी एक मर्द के अंदर की पर्सनैलिटी का ट्रेट है। उसको सब कुछ अपने आसपास सुखद चाहिए। जब वो बहुत ज्यादा प्यार कर लेगा तो वो एक केव में चला जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़ी किताब है, मेन्स आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। अब जब वो केव में चुपचाप अकेला बैठा है, कहीं पे सुकून से सोच रहा है, तो उधर से उसकी वाइफ उसको आगे बोलेगी अगर कि तुम अपना दुख मुझे नहीं बता रहे हो। वो उसकी चुप्पी का कारण अपने आप को समझती है, जबकि ऐसा नहीं है। आदमियों का बेसिक नेचर है कि जब वो बहुत ज्यादा मोहब्बत में आ जाते हैं, उनको थोड़ा सा सुकून चाहिए, एक स्पेस चाहिए कि मैं अपनी आइडेंटिटी के साथ थोड़ा बात करूं, अपने आप को समझूं। वही उसी तरह जिस तरह औरत को चाहिए कि आदमी सुने, उस तरह मर्द को चाहिए कि वो सुकून से अलग से बैठे। ये है 2 पर्सनैलिटी के ट्रेड, जिस वजह से बेसिक हर रिलेशनशिप में झगड़ा होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। और ये मुझे अपनी शादी के बाद समझ में आया है। अब मैं आता हूं आपके उस पॉइंट पे, माँ और बेटा या माँ और बेटी, जिधर माँ शब्द आ गया ना उधर कॉम्प्रोमाइज नहीं है सर, क्योंकि माँ हर औरत बनती है। अब कटता खरबूजा ही है। अब उसको खरबूजे को ना एक टाइम पे ऐसा आता है वो कट कट के इतना सरा जाता है बेचारा। ठीक है, और उस खरबूजे को खाता भी कोई नहीं है। उसको फिर वापस जोड़ देते हैं, उसको फिर वापस जोड़ देते हैं, फिर काट देते हैं। ठीक है, तो इधर में फिर वही चीज आ गई ना जो आज की डेट में सारे मेन स्ट्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस आउट करते हैं। वो क्या करते हैं, वो घर के बाहर चले जाते हैं। उसके लिए दोनों ही जरूरी है। उसके लिए माँ भी जरूरी है, उसके लिए अपना फीमेल पार्टनर भी जरूरी है। अब यहां चाहिए पता है क्या, चुप। मेरे पापा कहा करते थे, एक चुप
100 सर यही आप ही की बात ना, मेरे एक कजन ने मेरे को कुछ सालों पहले बोला था राइट। कि आप ही की बात के तरीके से उसने मेरे को समझाया था। जब मैं शादी हो रही थी, घोड़ी पे चढ़ रहा था, उसने कहा था यार भाई शादी हो जाएगी ना, एक बात याद रखियो, जो बीवी से बात हो रही है वो माँ बाप से मत करियो, हाँ या और जो माँ बाप से बात हो रही है, घर वालों से बात हो रही है, वो बीवी से मत करियो। करेक्ट है। क्योंकि अगर ये टिप से तू चलेगा तो तुम्हारे घर में कलेश नहीं होगा भाई। राइट है। और मैं आपको बता दूं, थोड़े बहुत बर्तन तो खटकते ही रहते हैं, डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली। अगर आप पर्टिकुलरली सास और बहू की बात कर रहे हो तो ये लड़ने के बाद भी इकट्ठी हो जाती है, आप नोट करना। ये रिश्ता ही ऐसा है खटपट का। डेफिनेटली। देखो ये ब्लड रिलेशन नहीं है। मैं अपनी बहन से जितना मर्जी गुत्थम गुत्था हो जाऊं, मेरे में उसमें ईगो नहीं आएगी बीच में। पर जब मैं अपनी वाइफ से गुत्थम गुत्था होऊंगा ना, मेरे में एक ईगो आ जाएगी, उसमें भी आ जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि इंटरनली हम ब्लड कनेक्टेड नहीं है। तो जो रिश्ता खून का नहीं होता ना, वहां ज्यादा मेहनत लगती है। और सर आजकल के लोग, हमारी माएँ जैसी हैं, राइट। हमारे पेरेंट्स हैं, वो 90s के पेरेंट्स हैं, उससे भी पहले की, उससे भी पहले के हैं। मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम 90s के हैं, हमारे माँ बाप तो और हमारे पुराने हैं। माँ बाप 90s के पेरेंट्स हैं। हाँ राइट 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 राइट। तो जब उनकी शादी हुई होगी तो उस टाइम पे बहुएं सोचती थी कि सास कैसी होगी। राइट राइट। आज के टाइम पे सासें सोचती है कि बहुएं कैसी होंगी। अरे वो जो हमारे पेरेंट्स है ना सर, वो दोनों तरफ से फंस गए। फंसे हैं, इसमें कोई दुखी नहीं है। मैं बताऊं आपको, उन्होंने चूज किया है। हाँ। अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप जेन्युइनली चाहते हो तो घर का लीडर एक आदमी ही होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर, इट शुड बी अ मैन इन द हाउस। द रीजन आई एम सेइंग इट कुड बी मैन। व्हेन आई से मैन, जेंडर नहीं कह रहा मैं, क्वालिटीज ऑफ मैन। अनबाइज्ड, चुप रहने वाला, ज्यादा ना बोले। और जो ज्यादा, जिस तरह मैं हंसी मजाक में ज्यादा बोल देता हूं, तो मैं अपनी गलतियों में कई बार घर में फंस चुका हूं। डेफिनेटली सर। एक जो बात नहीं कहनी होती कह देता हूं, और बाद में मेरे जो सुबह उठते ही 15-20 सॉरी जेब में होते हैं ना, सुबह उठते ही सॉरी सॉरी बांटता फिरता हूं घर में मैं। नहीं, सही बोल रहे हैं सर आप। तो मेरा ये मानना है कि ये दुख तो है। आप देखो, ये इस दुख का ना कोई इलाज नहीं है। मैंने ब्लड रिलेशन की बात कही ना, तो वो आपस में ब्लड रिलेशन से कनेक्टेड नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि जिस तरीके से वो अपनी बेटी को प्यार करती है या वो अपनी माँ को प्यार करती है वैसा प्यार होगा। नहीं, ये एडजस्टमेंट का रिश्ता है, इसको एक्सेप्ट करो। हम ना उसे प्यार में घुसाने में लगे रहते हैं। सास बहू की बात कर रहा हूं मैं। सास बहू का रिश्ता सास बहू का रिश्ता है, उसे माँ बेटी का रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। जनानी आदमी में अंडरस्टैंडिंग है ना, दुनिया के किसी बुरे से बुरे फेज के अंदर से भी वो निकल सकते हैं। और मैं आपको ये बात आपको बताता हूं, मर्द बाहर ऑलरेडी जंग लड़ रहा है, उसको घर में सुकून चाहिए। जब वो घर का दरवाजा खोल के अंदर बैठता है ना, उसको चाहिए कि यहां मुझे सिर्फ और सिर्फ सुकून मिले। ये उसका एस्केप प्लान है। सर आदमी को तो अपना कमरा भी नहीं मिलता, बीवी कहती कि मेरे कमरे से बाहर निकलो। चलो आदमी को वो भी तो अपना घर छोड़ के बैठी है। नहीं सर, बैठी है, हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है, उसका घर भी नहीं है। देखो ये तो हमारे बाथरूम होता है सर छोटा सा, कम्बोर्ड में बैठ अच्छा, जाते हैं। इसमें मैं मजाक की बात आपको बताता हूँ। मेरी नई नई शादी हुई तो अपने को तो आदत ही नहीं थी हाँ कभी वाइपर मारने की। डेफिनेटली। हमें तो बाहर आ गए जी, हाँ नहा धो के। हमें तो हमारी गलतियों का एहसास हमारी मिसेज ने करवाया। अरे यार आप क्या कर रहे हो, आप जरा मुड़ के देखो बाथरूम की तरफ, जहां देखते हो सही कह रही है, वो साबुन कहीं पड़ा है, वो स्टूल कहीं पड़ा है, बाल्टी उल्टी पड़ी है। आज ये 6 फुट 2 इंच का बंदा नहाने के बाद शरीर का पानी न सूखे पर बाथरूम का पानी सुखाता है। वाइपर करना पड़ता है। अब देखो, करना पड़ेगा। वी आर लिविंग टुगेदर। डेफिनेटली। मेरी कितनी बातें होंगी जो उसने एडजस्ट करी हैं। पॉटी करके फ्लश नहीं करते अरे सर। मेरी कितनी, मैं वापस कमरे से आता हूं चेक करने के लिए। अगर उसने मुझे कह दिया ना कि सुनो मैं भी वॉशरूम जा रही हूं, तो मैं उससे पहले आगे भाग रहा होता हूं कि 1 मिनट रुके, मुझे देख लेते। चेक कर ले पॉटी तो नहीं पड़ी हुई है फ्लश के अंदर। कितनी चीजें सिखा दी। माँ के तो बच्चे लाडले ही हैं। सही है बात ना? है सर। माँ से तो मैं कभी कुछ भी मांग लेता हूँ, कुछ नहीं कहती, पर वो मेरे बच्चे की माँ है, उसने वैसे ही बिगाड़ना है मेरे बच्चे को। सर आपका मूवीज के बारे में कैसा इंटरेस्ट है? मूवी बढ़िया है, अच्छी है। सर कोई लेटेस्ट मूवी देखी थी कुछ, एनिमल या कुछ कुछ? अरे मत बता छेड़ो सकते ये, हैं? मत छेड़ो ये। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बताइए सर। चलो मैं एक चीज तो अपने हिसाब से कह देता हूँ। हाँ। एक मूवी है जो मैंने देखी, मुझे लगा कि शायद ये मूवी का नाम बर्निंग ट्रेन होना चाहिए। अच्छा ए दिल मुश्किल, अच्छा। बर्निंग ट्रेन है उस मूवी का नाम। ओके। आग लगी हुई सब में। ऐश्वर्या राय और हाँ हाँ, आग लगी। आप देखो सबसे आगे इंजन पे कौन खड़ा है? शाहरुख खान। ना 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 ना, गलत है ना, वो तो आगा फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान के पीछे कौन खड़ा है?
अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा, अनुष्का शर्मा के पीछे कौन खड़ा है? शाहरुख, रणवीर कपूर। रणवीर कपूर, रणवीर कपूर के पीछे कौन खड़ा है? शाहरुख, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय के पीछे कौन खड़ा है? लेने की फिराक में घूम रहे हैं, मिले किसी को नहीं पूरी फिल्म में। डेफिनेटली। आई एम सॉरी टू से, नहीं ठीक बट है। मैंने मूवी को बाद में रियलाइज किया हाँ, कि आप देखो, मैंने जब मूवी देखी ना मैं बहुत रोया। मैं कहा यार एक तरफा प्यार। जब शाहरुख खान स्क्रीन पे आया और उसने करके कुछ ऐश्वर्या के साथ डायलॉग मार दिया, मैंने कहा यार ये रणवीर कपूर को खा गया। 5 मिनट के सीन में वो आ गया कि भाई कमजोर लोग शब्दों के पीछे छुपते हैं, डरे हुए लोग। मैंने कहा क्या डायलॉग मारा यार उसने। वो रणवीर कपूर पूछ रहा है आसान है क्या ऐसी मोहब्बत करना? वो कह रहा है इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। अरे भाई नहीं है, एक तरफा मोहब्बत जहर है। आपकी उम्मीदें हैं, प्यार के बदले प्यार चाहिए आपको। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। मूवी में करण जौहर ने अच्छा खासा मजा दिलाया पूरा। भाई अच्छी खासी मूवी है, गाने बहुत बढ़िया हैं, पर मैंने उसमें थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग डाली। तो मैंने कपल तो बेचारा कोई नहीं इस मूवी में। अब मैं कहना नहीं चाहता, वो अनुष्का शर्मा बेचारी एंड में बीमार हो गई, मरने की कगार पे है, तू तो भी नहीं मानी। सही कह रहे हो। जाते जाते मजाक की बात है, जाते जाते रणबीर कपूर को खुशी के 2 पल ही दे। मतलब कि उसे हाँ बोल जा। डेफिनेटली। मतलब अगर मूवीज इतनी रियलिस्टिक है, वो रियलिस्टिक मूवी नहीं है यार। तो मैंने पहले तो बड़ा खुश हुआ मैं उसको देख के। उसके बाद में सोचा, मैंने कहा यार ये क्या है। आजकल सर ऐसी मूवीज नहीं बनती हैं। बन भी जाएंगे। अब देखो करण जौहर अच्छा लगता है मुझे, कुछ मूवीज अच्छी हैं, बट कुछ ये एक्टिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। रणबीर कपूर इज माय फेवरेट एक्टर। हाँ सर, मैं वही बोलना चाह रहा था, एनिमल इज वन ऑफ माय फेवरेट। एनिमल भाई, अब देखो ये मत Definitely. छेड़ो मुद्दा। ये एनिमल मूवी के अंदर तो मेरे को तो लगता है आई एम एनिमल डाई हार्ड फादर फैन, सो एनिमल मूवी इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज दैट आई हैव एवर सीन इन लास्ट फ्यू इयर्स। उसके 3 बड़े पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, डायरेक्टर साउथ का, उसने सरदारों की पर्सनैलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो आज से पहले बॉलीवुड में सरदार दिखाते हैं कि किसी के सर पे पगड़ी टिका दी है और बल्ले बल्ले करवा रहे हैं उससे, नहीं, दैट इज नॉट द रियलिटी दैट वी सी ना। आप सरदार तो जबेदार बंदे 6 फुट 2 इंच के कहीं से गुजरते हैं पंजाब के सर, बट वो नाच ही रहे थे। मेरे को लगता है वो मार तो रणवीर कपूर ही रहा था। देखो भाई, तो क्या लीडर है ना, काम करवा रहे हैं उनसे वो। आप मुझे बताओ ना अरे कि रणबीर कपूर में इतना जिगरा कहां से आ गया? भाई खड़े हैं सरदारों एक्चुअल में जेन्युइनली वो सदा के सरदारों के Right, एक्चुअल ना? पर्सनालिटी के बारे में हाँ, बताया आप देखो पर्सनैलिटी है, फिल्म में जो मर्जी करें, पर उन्होंने हायर किनको किया? भाइयों को। है ना। डेफिनेटली। मूवी में वो उस जगह पे वो डायरेक्टर किसी को भी ले सकता था। उसने उस मूवी के अंदर रियल पर्सनैलिटी के सरदार बंदे लिए, कमाल कर दिया उसने। और साउथ का है ये, कभी अपने यहाँ नहीं हुआ। अपने यहाँ सिर्फ एक ही बार हुआ जब रणबीर कपूर बना रॉकेट सिंह में। वो लगा था हाँ भाई ये है लड़के, वेस्ट दिल्ली का ऐसा लड़का होता है। पर दूसरी बात अच्छी लगी, जो गाने इस्तेमाल हुए, अर्जन वैली गाना, रियल गाना, फोक सॉन्ग विदाउट एनी चेंजेस। आप देखो पंजाबी गाने जब चलते हैं, राता लम्मियां लम्मियां सखियां सखियां, ये नहीं है गाने भाई अपने रियल गाने, जो ठेठ गाने जिस लैंग्वेज में आते हैं, कोई तोड़ मरोड़ नहीं करी, सही कह रहे हो। वैसे लगा दिया। तीसरा पॉइंट, एक गाना जब वो पंजाब लेने के लिए जाता है अपने भाइयों को, गाना चल रहा है पीछे एक हैवान करके, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो भी एक गाना है, वो अभी अंडररेटेड गाना है। आप उसको देखो, वो एग्जैक्टली वैसा उठाया है, फोक सॉन्ग। तो 3 बातें पर्सनली मैं बहुत खुश हूं डायरेक्टर से कि उसने बढ़िया दिखाया। अब आते हैं उसके रणबीर कपूर के कैरेक्टर पे। पहले भी मैं ठीक है, अब आओ उसके ऊपर। अब वो उसमें रेड फ्लैग जो मैंने ज्यादातर देखे ना, देखो मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि जो ज्यादातर देखे उस रेड फ्लैग में, उसमें जो सीन दिखाया गया जिसमें रणबीर कपूर पैर रखता है, बोलता है लिक माई शूज, मैं खुद कह रहा हूं वो बेकार सीन है, उसे नहीं करना चाहिए था। पर मेरा ये सवाल उन्हीं लोगों से है जो ऑफेंड हो रहे हैं। ऑफेंड आप क्यों हो रहे हो? आपने पहले, वो सीन इंटरवल के बाद आता है, आपको वो अच्छा ही क्यों लगा कैरेक्टर? रणबीर कपूर का कैरेक्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन इज ऑफेंसिव। वो शुरू से ही बैड है, उसका बचपन खराब गया है। किसी ने भी उस मूवी में एक इंपॉर्टेंट चीज की तो बात नहीं करी सर, वो है फादर सन रिलेशनशिप। मैंने भी वही। इट इज अ बैड पेरेंटिंग एग्जाम्पल। एनिमल मूवी इज अ बैड पेरेंटिंग एग्जाम्पल के उसके पापा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो कैसे अपनी अटेंशन पाने के लिए वो क्या क्या करता रहा। हमको एनिमल मूवी से ये सीखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, वो रणबीर कपूर जैसा कैरेक्टर ना बन जाए, इतना वायलेंट ना बन जाए। लेकिन प्यार सर उसमें उसने ये दिखाया कि पापा कभी मैं अगर आपकी तरह राइट, अरे आई एम मैं कह रहा हूं ना, हर बंदे में कुछ तो। अब वो गुरदास मान की बात, एक गाने में गुरदास मान साहब कहते हैं कि हर बंदे के अंदर कुछ खामियां भी तो होती है, माड़े बंदे विच कोई गुण चंगा होवेगा, उसको बुरा दिखाया। बट उस मूवी के अंदर रणबीर कपूर ने जो मोहब्बत अपने फादर के लिए दिखाई है, वो अनमैचेबल है सर। और मैं आपको बता दूं,
उस मूवी के अंदर 3-4 सीन ऐसे हैं जो उस शू लिक माई शूज के सीन से पहले आते हैं। वो कॉलेज में आता है, फायरिंग करता है, तब आपको बुरा नहीं लगा? वो जब अपनी गर्लफ्रेंड पहले भी मैं जहाज में बैठा हुआ आराम से और जिंदगी मौज काट रहा है पहाड़ों में, तब तो आपको बैड बॉय बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे पहले से पता था कि ये बैड बॉय है भाई। वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर शुरू से ही है। आपने क्यों दिल लगा लिया उससे कि वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा? मुझे तो शुरू से पता था कि वो ऐसा बिहेव कर देगा मूवी के अंदर, राइट? नहीं, सही कह रहे हो। तो ये आपकी ये मैं हमेशा फीमेल्स को बोलता हूं कि आप ना बैड बॉयज चूज करते हो। ये बेसिकली अल्फा मेल के बारे में है। अल्फा मेल ये नया कॉन्सेप्ट हमारे आजकल की जेनजी जो है, ये आजकल की जो जनरेशन है, ये बहुत अलग है सर। इनसे बातें करने में हम लोग को भी बड़ा अजीब सा लगता है। इनके जो स्लैंग्स हैं और जो तरीके हैं और जो जिंदगी है, ये उसी स्लैंग्स का पार्ट है। देखो ये अल्फा मेल, देखो जो डायरेक्टर है ना, मूवी में आपको जो दिखता है ज्यादातर वो डायरेक्टर की सोच होती है। एंड आई लव संदीप, मुझे अच्छा लगता है उनके काम। उन्होंने इससे पहले कबीर सिंह बनाई है, सेम ही फील देता है वो उस चीज की। इसमें क्या गलत है? मैं आपसे पूछता हूँ कि रांझना मूवी में उस धनुष के कैरेक्टर की जिंदगी नरक कर दी भाई, एंड में मरवा दिया भाई उसको। कोई किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि लड़की ने गलत किया। लेकिन ये है कि ऐसी पिक्चर्स बच्चों के लिए, जो आजकल की जनरेशन है, उनको एक अलग तरीके का हिसाब किताब बनाएगा कि हाँ लड़ाई झगड़ा, गन्स और ये सब चीजें जो दिखाई उसमें। भाई सबसे पहले न्यूज चैनल बंद करो ना। हाँ जी, सबसे पहले न्यूज चैनल बंद करो। डेफिनेटली सबसे सबसे पहले न्यूज चैनल बंद करो, क्योंकि यहाँ तो फिर आप बोल सकते हो बच्चे को कि ये फिल्म चल रही है। कहाँ तक रोकोगे? कहाँ तक रोकोगे यार? अब बच्चे के हाथ में आज 6वीं 7वीं बच्चा पढ़ता है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो कुछ भी इंस्टाग्राम खोलो आप, इट इज ऑल नेगेटिविटी ऑल द टाइम। नहीं, यू राइट। There you can't stop anyone. It is just parenting. You have to be very. तभी तो मैं कह रहा हूँ एनिमल मूवी से एक ही चीज सीखने वाली है। You have to be very careful about if you're not giving the attention to your child, you don't know what it may come. मैं ये नहीं कहता कि वो मार काट पे उतर आएगा, बट उसको भूख है। आप आखिरी का सीन देखो एनिमल का, वो बंदा फूट के रो रहा है, पर शक्ति कपूर के सीने पे लगा, फिर भी उसके में इतनी हिम्मत नहीं थी अपने बाप कलीज लग जाए। अगर मूवी देखी है आपने, एंड में जब वो रोता है शक्ति कपूर के गले लग के रो रहा है। सर एक सबसे बड़ी चीज जो है ना, जो आपने भी बोली जाने में, वो ये है कि अपने फादर को गले लगाना, राइट, किसी भी औलाद के लिए, राइट, एक बहुत ही सुकून और बहुत ही डिफरेंट चीज है। मैंने भी अपनी जिंदगी के मेरे ख्याल से 30 से 34 साल में, 35 साल में अपने फादर को एक ही बार गले लगाया था, और मेरे को आज ही वो फीलिंग याद है। एंड दैट वाज व्हेन माय मदर एक्सपायर्ड इन 2012। सर एक रिस्पेक्ट कह लो या एक चीज कह लो कि एक बाप और बेटे के बीच में एक वो रिलेशन रहता है गले लगाने का। वो पिक्चर में कहा है ना मुन्ना भाई MBBS में, जादू की झप्पी। तो मैं आप दर्शकों को जरूर बोलूंगा कि अपने फादर को एक जादू की झप्पी देना और फादर से वो जादू की झप्पी लेना बहुत जरूरी है। तो सर जादू की झप्पी एक ऐसी चीज है जो जेन्युइनली हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को अपने एक बार कर लेनी चाहिए। कम से कम फादर और सन का जो रिलेशनशिप बॉन्ड है ना, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा सर, जेन्युइनली। ये आजकल ये बहुत अच्छी क्या कहते हैं वो क्यूरोसिटी है हर किसी में ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा था फादर सन के बीच में। मैं आपको बताऊं, वो ये था कि फादर सन आपस में एक वक्त के बाद बात नहीं करते बाप बेटा। तो उसका मतलब उन दोनों में आपस में टेंशन नहीं है। आप कभी नोट करना, जब दो जर्नैल होते हैं ना आपस में, किसी भी सेनापति में दो सेनापति होते हैं, वो एक दूसरे को, और एक ही सेना के बोल रहा हूँ मैं, किसी दुश्मन की सेना के नहीं बोल रहा हूँ, एक ही सेना के सेनापति एक ही होता है, बट जो दूसरे को ट्रेन कर रहा होता है ना अपना साथ में, क्योंकि एक बूढ़ा होगा तो उसकी वो जगह लेगा उसके साथ, वो उसके साथ कभी भी नरमी से पेश नहीं आता। सक्सेशन प्लानिंग है ना, वो अपनी गद्दी दे रहा है, सक्सेशन प्लानिंग चल रही है। हाँ, अगर आपको अपने, क्योंकि फादर ने आपको वो चीज सिखानी है जो दुनिया में चल रही है, माँ आपको वो चीज सिखाएगी जो दिल में चलती है। बाप दुनिया जीतनी सिखाता है, माँ दिल जीतना सिखाती है। मैंने अपनी मदर को तो मतलब बहुत हक किया, बट मैंने अपने फादर को शायद, मुझे याद भी नहीं पड़ता मैंने कभी उनको हक भी किया। मैं आज रिग्रेट करता हूँ इस बात का, बट फिर मैं इस बात से ज्यादा सुकून कर लेता हूँ कि अब जब मेरा बेटा हुआ तो मैंने कहा कि मैं इसको बहुत प्यार दूंगा। मतलब मेरे दिल में ये बड़ी तमन्ना है कि अब मैं उसकी जब पेरेंटिंग करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पापा होते तो क्या करते। आज मेरे उसके दादाजी मतलब बच्चे के होते तो वो क्या करते, वो मुझे बताते कि ऐसे नहीं ऐसे कर, जब तू छोटा था तो मैंने ऐसे नहीं ऐसे किया था इस एज के बाद इसको ये कर। तो एक वो कमी तो महसूस होती है। इसलिए जो आपने कहा उस मैसेज को मैं रीआइट्रेट करता हूँ कि जरूर
अपने फादर को एक बार हक कर लो। वो जिंदगी की जंग लड़े बैठा है, उसके पास ज्ञान का खजाना है। किसी को आइडल मानने की जरूरत नहीं है आपको। कोई बड़े पॉलिटिशियन बाप से को, ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता। किसी बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, इन्फ्लुएंसर को मत मानो। अपने बाप को अपना हीरो मान लोगे भाई, आप हीरो बन जाओगे। ये फैक्ट बात है, मुझे लेट समझ में आया। क्यों बोलूं? विद दिस अमेजिंग इंटरव्यू Right. विद मिस्टर गुरप्रीत सिंह, राइट, मैं अंकित कोहली साइन ऑफ करूंगा और अगली बार फिर से कोई अनसेंसर्ड रिलेशनशिप लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। गाइस कीप वॉचिंग पॉडकास्ट विद अंकित कोहली। थैंक यू। थैंक यू।